जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी और स्क्रीन शो हो रही है? वालेकुम अस्सलाम सर। यस सर, हो रही है, स्क्रीन भी शो हो रही है, आवाज़ भी आ रही है। ओके। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि इसको देखें, कुछ देखा, कोई समझ आई या नहीं है? सर देखा था, इजी लग रहा था, फिर मैंने देखा ही नहीं। मैंने कहा कि सर करवाएंगे तो फिर कर लेंगे। नहीं, मैं तो नेक्स्ट सेक्शन करवाने लगा हूँ। ये तो मैंने कहा आपने कर लिया होगा, ये कुछ पूछेंगे बस। सर आपने कहा था, मतलब मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा दूंगा। अच्छा, चलो। ये होता है ना कि आप देख लें तो फिर जो क्वेश्चन होते हैं बस वही डिस्कस कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा इसको करते हैं, देखते हैं। ये आपकी पूरी क्लास प्रेजेंट क्यों नहीं होती भाई, ये तो बताएं जरा। इस वक्त हमारे पास जो है तकरीबन 29 लोग शो रहे हैं, उनमें से एक मैं हूँ तो 28 लोग। और कितनी 56 की क्लास है? 54 सर। 54, 24 लोग, और इतने ही होते हैं रोजाना तकरीबन। क्या वजह है? सर क्या पता बाकियों का इंटरनेट कनेक्शन ना होता हो। नहीं, ऐसा नहीं होता कि यही सारे सेम लोग चेंज भी होते रहते हैं ना, तो इसका मतलब है नेट का इशू थोड़े लोगों का होगा, कोई एक दो का होगा। नेट का इशू इस दौर में होता नहीं है। आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जो सर्विस आती है हर किसी के पास वही सेम होती है। ऐसा नहीं होता कि एक सर्विस ही ना आती है और उसकी सेम लेके कोई बैठा हो। कोई एक आधा हो जो दूर बहुत रहता हो तो उसके तो दो तीन लोग हो, कोई इस तरह के, कोई बॉर्डर एरिया के पास हो जहाँ से कि ना आते हो, ये अलग बात। ये बस। चले जी। अच्छा, मैंने पहली बात तो आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं। पहले तो मैंने आपको दी थी असाइनमेंट के तौर पर, बल्कि प्रेजेंटेशन के तौर पर सेकंड चैप्टर दिया है। इतना मुश्किल नहीं है, आप उसको करेंगे। लेकिन उस थर्सडे से इंशाल्लाह हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, अगर हम ऑन कैंपस रहे तो। अगर ऑन कैंपस खुदा न खास्ता ना हो सके तो फिर हम उसमें से 10 नंबर का क्विज लूँगा। तो क्विज का आपको आइडिया है पढ़ा के तो किस तरह से मैं कंडक्ट करता हूँ। और अच्छा, उसके प्रेजेंटेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग वे होगा कि मैंने किसी बच्चे को ये नहीं कहा कि जी ये आपका टॉपिक है। ये सारा चैप्टर सारे बच्चों का टॉपिक है। मेरी मर्जी आएगी, पहले दिन मैं जिसको उठा के बुला लूँ, दूसरे दिन जिसको उठा के परफॉर्म करवा लूँ। सो ये नहीं है कि ये मेरा है, ये आपका है, ये फलां बंदे का है, ये फलां बंदे का, ऐसा नहीं। ये 15 डेज आपको दिए हैं, तो आप इसमें सारा जो है वो उसको करें। डेफिनेटली स्टार्ट से ज़्यादा अच्छी तरह करें। तो हमने जब लेना है तो साफ ज़रा शुरू से पढ़ेंगे। और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक पेज का है, 2 पेज के हैं, तो मेरा ख्याल है ये 2 दिन में प्रेजेंट हो जाएंगे, 2 लेक्चर्स में। तो आप इनको अगर 1.5 घंटा हम प्रॉपर प्रेजेंट करवाते हैं तो ये 2 लेक्चर्स में हार्डली जो है ये वाइंड अप हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से सारे लोग तैयार करके हैं। और मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे जिसको मर्जी आएगी कि आप आ जाएं प्रेजेंट, थोड़ा बहुत उससे पूछ लेंगे, कोई अगली बात किसी और से पूछ लेंगे। और अगर उससे कोई सवाल पूछा और उसे ना आया तो फिर सारी क्लास में से जिससे मर्जी आए पूछ लें, चले भाई ये सवाल इनको नहीं आया तो आप एक्सप्लेन करें। तो ये बात मेरी अगर समझ आ गई है तो मुझे बता दें। बाकी जो लोग आज एब्सेंट हैं
उनको भी ये बात क्लियरली बता दें। अगर आप, और जो फिजिकली एब्सेंट होगा इस सर ये जो वाले, सेकंड चैप्टर है, जी सर ये जी जो सेकंड चैप्टर है करना किस बुक से है, मतलब अगर आप पीडीएफ शेयर कर सके इसका तो। नहीं, ये अगर आपके पास है बुक, ये के मतलब जो एल आपने मीर, हमें प्रेजेंटेशन दी जी है, जी 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 मैं मतलब आपने बता रहा कहना हूँ, है। जी सुन रहे हैं। ये के एल मीर वाली बुक अगर आपके पास है तो नो इशू, जी आपको सर। वहाँ से मिल जाएगा जो मैंने सेकंड चैप्टर बताया है। नहीं तो फिर मैं उसकी पीडीएफ शेयर कर दूँ, आज बना के मैं फिर वो शेयर कर दूँगा लेक्चर के बाद। चले ठीक है सर। सर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। ओके तो ये बात मेरी समझ आ गई है कि प्रेजेंटेशन कैसे होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा प्रेजेंट करे, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा प्रेजेंट ना करे। मैंने जिसको मर्जी आना है उठा लेना है, वो प्रेजेंट करेगा, वो सवाल उससे पूछूंगा, जो नहीं आएगा वो मैं क्लास में से किसी से भी पूछ लूँगा, और जिस जिस से पूछता जाऊँगा उसके मेरिट भी नंबर भी साथ साथ लगाता जाऊँ। ये फिर आपने तैयारी करके आनी है इसकी, ये ना हो कि आप ऐसे ही बस जिसे कहते हैं कि मुंह उठा के आ जाए, दूसरे लफ्जों में। ठीक है जी। हाँ जी सर ठीक है। ओके जी, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर था। क्या है इसमें, इसी बार क्या है, वही बिल्कुल पीछे जो हमने, अच्छा इसमें हमने ये है कि आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है, एक आइगन वैल्यूज का है, एक आइगन सॉल्यूशंस का है, इन्हें आइगन फंक्शंस भी कहते हैं, और फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन, और उसके बाद अल्टरनेटिव थ्योरम। तो इसमें हमारे पास फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन हमें गिवन है, ये वाली, और इसमें ये कह दिया गया है कि जो इसका कर्नल है वो सेपरेबल है। सेपरेबल कर्नल के साथ जो है ये इंटीग्रल इक्वेशन है। तो इसको देखते हैं जी। अच्छा जी, हमारे पास इसमें जो लैम्डा है, हमने पीछे पढ़ा है कि जो लैम्डा आइज हैं वो आइगन वैल्यूज ऑफ दैट होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन है। तो ये लैम्डा आइज निकालने का तरीका क्या है? लीनियर अलजेब्रा में आपने आइगन वैल्यूज निकाली है किसी भी मैट्रिक्स की? हाँ जी सर निकालते होते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से वो आपको अगर याद हो तो ए माइनस लैम्डा आई का मॉडुलस इज इक्वल टू 0 आप पुट करते थे, जिसे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स कहते थे, जिसके आप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से आपके पास जो है वो डेल्टा आई के, ये अब डेल्टा आई के क्या है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, ये हमारे पास क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन है। जब आई और के आपस में इक्वल होंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाता है, और जब आई और के आपस में इक्वल नहीं होते तो ये 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है जी। तो माइनस ये लेमडा है, तो ए आई के और सी के साथ आता जाएगा। इसके ऊपर आप सम अप्लाई कर दें। तो लेट्स से आप पहली इक्वेशन लिखना चाहते हैं, देखें के में वेरिएशन है, के जो है वो 1 2 अप टू सो ऑन जितने तक एन तक जाएगा। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो ये बनेगा। इस इक्वेशन को आप, इस इक्वेशन को जब ओपन करेंगे ये वाली इक्वेशन को, तो आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा n क्रॉस n का। ये कैसे बना है पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमने देखना है कि डमी सुफिक्स कौन सा है। तो के यहाँ पे डमी सुफिक्स है, उसके लिहाज से आपका ये ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास जो है वो जो
आई है उसको वेरिएशन देंगे I1 फिर I2 फिर IN, तो ये सारा जो है हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अब इसका डी ऑफ लैम्डा का नाम दिया है, बेसिकली ये वही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही लिखी है जिसे a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 लिखते थे, तो यहाँ पे चूंकि इस तरह से बनती है इंटीग्रल इक्वेशन में, तो ये वही लिखी है। अब बेसिकली क्या है कि इसका ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप लिखेंगे तो वो हमारे पास यही आ जाता है। इसके डिटर्मिनेंट लेंगे। अब ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है और इसमें लैम्डा आ रहा है, तो ये nth ऑर्डर इक्वेशन बनेगी। लैम्डा की जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की जो मैक्सिमम पावर है वो n बनेगी। अब जब आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके n रूट्स आएंगे, और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक रूट आता है क्वाड्रेटर जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसको सॉल्व करते हैं तो 2 रूट आते हैं। थर्ड डिग्री को करेंगे तो 3 रूट आएंगे। अब ये n डिग्री बन रही है तो इसमें लैम्डा की n वैल्यूज आ जाए, क्योंकि ये A11 A12 A3 A2n ये A जो है ये सारे नोन है और C भी सारे नोन होंगे, तो ये हमारे पास जस्ट लैम्डा अननोन होंगे तो वो लैम्डा की n वैल्यूज आ जाती है। ठीक है जी, तो वो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा आई लिख दिया जी। कुछ पूछना चाह रहे हैं? पर वो बच्चे पीछे से कह रहे हैं कि अलाउ कर दें। अच्छा, बच्चे इतने तो नहीं है, एक आधा ही है कि ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है वो n वैल्यूज आएंगी लैम्डा की, तो उनको लैम्डा आई का नाम दे दिया, मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा अप टू लैम्डा n तक दे दिए, उसे लैम्डा आई से रिप्रेजेंट कर दी है और आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम किसी भी जो इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास होंगी उनका की आइगन वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये क्या है जी? फ्रेडहॉम अल्टरनेटिव थ्योरम क्या है जी? अच्छा, अब ये डेफिनेटली एक बात हो गई कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो उसके कुछ चांसेस होते हैं कि वेदर इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। तो ये थ्योरम जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन होमोजेनियस फ्रेडहॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, उसके सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के हवाले से तो कहता क्या है ये थ्योरम? ये हमारे पास सेकंड काइंड है, u of x इज इक्वल टू f of x दिस a x y कर्नल है, और ये दूसरी इक्वेशन है। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? आइदर ये इक्वेशन नंबर 10.7.3 है, ये जो सेकंड काइंड है इसकी, तो ये क्या कहते हैं? आइदर इंटीग्रल इक्वेशन 10.7.3 ये जो पीछे हमने हाईलाइट किए विद फिक्स्ड लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा फिक्स है, possess one and only one solution for the arbitrary square integrable function f of x and k of xy. In particular, u is equal to 0 for f is equal to 0. अगर इसमें f इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो है इस इक्वेशन के अंदर f 0 आ जाए तो u भी 0 आ जाता है। ये पर्टिकुलर केस है इसका। f अगर 0 आ जाए तो u भी 0 आ जाता है। ये उसका एक ट्रिवियल केस है, पर्टिकुलर केस है। और ये जो 10.3 ये अगर आप याद रखें तो इसका जो सॉल्यूशन बनता था वो कुछ इधर जब वो रिजॉल्वेंट कर्नल निकालते थे तो f मल्टीप्लाई हो जाता था, तो जब f 0 होगा तो वो वाला f भी साथ ज़रा 0 हो जाएगा, तो वो सारा सॉल्यूशन 0 हो कर देगा इस पर्टिकुलर केस में, हर केस में नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन हमने ली है, ये वाली u of x इज इक्वल टू दिस, ये 10.3.8 है।
अच्छा, this equation possess a finite number of linearly independent solution. This in the first case the transposed equation. अच्छा जी, देखें हमारे पास अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ गया है जिसे हमने ट्रांसपोज्ड इक्वेशन का नाम दे दिया है। अब इस इक्वेशन को देखें, यहाँ से बेसिकली ट्रांसपोज्ड इक्वेशन का मतलब क्या है कि u को ट्रांसफॉर्म कर दिया है v में। जैसे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म में करते थे, क्या करते थे आप? लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते थे तो t का फंक्शन होता था तो वो s में चला जाता था। यहाँ पे u को जब ट्रांसफॉर्म किया है तो वो v में कन्वर्ट हो गया, बाकी चीज़ें वही रही हैं। ये देखें ट्रांसपोज्ड फॉर्म जो उसकी बनी है वो u इधर था तो यहाँ भी v आ गया और इधर था तो यहाँ भी v आ गया, बाकी हर जगह नो चेंज। ओके जी। Also possess a unique solution in the second case the transposed homoequation। अब अगर आप दूसरे केस में ये वाला ले लेते हैं, इसकी ट्रांसपोज्ड इक्वेशन लेते हैं, तो यहाँ पे u को v की बजाय w से रिप्रेजेंट कर दिया है तो ये w में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, दोनों को अलग अलग नाम देने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा आई और एफ ऑफ एक्स जो है वो इस पैटर्न पे आपके पास हमारे पास समरी ऑफ रिजल्ट्स ऑन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं डिडक्ट किए हुए। द होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन दिस हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन u इज इक्वल टू 0 इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0। देखें जी, ये हमने लिसन टू, ये देखें जी, हाँ हमने ये हमारे पास इक्वेशन थी और उससे हमारे पास ये सिस्टम बना है। अब देखें ये होमोजीनियस सिस्टम है, सारी राइट साइड पे ज़ीरोज़ हैं। वो कह रहा है कि अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो जाता है तो फिर ये रूल होगा, फिर जो हमारे पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन है, क्योंकि आपके पास वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये जो इज इक्वल टू 0 वाला है इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, इसमें जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आएगा इस केस में। तो सेकंड क्या है जी? इट इज़ क्लियर दैट लैम्डा इज 0 इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू। बिल्कुल जी, आप देखें कि वो फैक्टर बन रहे होते हैं, अगर आप लैम्डा को 0 पुट कर देते हैं तो वो आइगन वैल्यू नहीं बनती, बिकॉज इट गिव्स u ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब आप लैम्डा को 0 पुट करेंगे तो आपके पास अगर कोई आइगन वैल्यू 0 आ रही है तो फिर आप उस आइगन वैल्यू के लिए जो आइगन सॉल्यूशन बनता है वो 0 बनता है। तो ये ट्रिवियल केस है, तो इसको आप आइगन वैल्यू नहीं कह सकते। तीसरी प्रॉपर्टी जी, इफ द कर्नल इज कॉन्टिन्यूअस इन द स्क्वायर दिस बीइंग finite, the kernel is quadratically integrable, then to every eigenvalue lambda there correspond a finite number of linear independent eigenfunctions. The number r is called index or multiplicity of the eigenvalue lambda. Different eigenvalue can have different multiplicities जी। अच्छा देखें, हमारे पास ये कर्नल है, कर्नल को क्या, अब देखें कर्नल दो वेरिएबल में है, x और y में है, तो डेफिनेटली जब आप लेंगे x और y की वैल्यूज़ तो ये उसमें जाएगा, एक आपके पास एक रेक्टेंगल टाइप चीज़ बनेगी इस तरह से। ठीक है जी। तो उसकी बाउंड्री जो बनेगी, x की कुछ बाउंड्री बनेगी और कुछ y की, तो वो आपको एक रेक्टेंगल बना के दे देगा। ठीक है जी। ये वही बात लिखी हुई है कि वो आप एक रेक्टेंगल बनेगी। अच्छा जी, ये क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेबल, ये क्या होती है जी टर्म? ये क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेबल
क्वाड्रेटिकल इंटीग्रेबल। अगर आप एक प्लेन लेते हैं, प्लेन में क्वाड्रेंट होते हैं, तो एक पूरे क्वाड्रेंट में आई थिंक इसको कंफर्म करने की ज़रूरत है, ये मुझे याद नहीं है सारा, इसको देख के मैं बताता हूँ कि क्या है ये। ठीक है जी, क्वाड्रेटिकल इंटीग्रेबल की डेफिनेशन को आप गूगल कर लीजिएगा या मैं फिर आपको देख के बता दूँ, मेरे जहन में नहीं है इसमें। ओके जी, लैम्डा और करस्पॉन्ड, अगर ये क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेबल होगा तो फिर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, यही बता रहा है इसमें। ओके जी, जनरल सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये आपने पहले भी किया हुआ है कि यहाँ पे रिजॉल्वेंट कर्नल आपके पास आ जाता था और फिर आप इसको सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि एफ आपका नॉन फंक्शन है, ये भी नॉन है, तो ये सारा सॉल्व हो जाता था। ठीक है जी, तो हमारे पास ये पहले आपने कर लिया हुआ कि इस तरह हमने सोल्यूशन निकाले हैं। तो in the case of arbitrary non-separable kernel, the eigenvalues are zeros of the Fredholm determinant। यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा कि अगर आपके पास नॉन सेपरेबल कर्नल है तो फिर ये पोल्स बनते हैं। पोल्स आपने मेरे ख्याल है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़े होंगे, मुझे अब उनका फुल आइडिया नहीं है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पोल्स क्या होते हैं कि जिन पॉइंट्स पे फंक्शन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो डिफाइन नहीं होता, तो उन्हें आप पोल कहते हैं, सिंगुलैरिटी आ जाती है। नॉन सेपरेबल कर्नल होगा तो फिर उसमें कुछ पोल्स भी आने का चांस हो सकता है, माइट भी ना भी आए स्पेशल केस में, लेकिन उसमें कुछ आ भी जाए। तो एग्जांपल को देखते हैं जी। एग्जांपल हमारे पास ये है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, u ऑफ x इज इक्वल लैम्डा 0 to 1। ये सेपरेबल कर्नल है, e पावर x इनटू e पावर y आप कर सकते हैं, तो उसको बिल्कुल उसी पैटर्न पे लिखा होगा डेफिनेटली, e पावर x इनटू e पावर y के लिहाज से इंटीग्रेशन है, तो आप e पावर x को बाहर निकाल लिया आपने, कांस्टेंट है, तो ये आपके पास इस सारे को c इज इक्वल टू 0 to 1 e पावर y u ऑफ y dy को आपने c का नाम दे दिया और ये सब्स्टिट्यूट करें बिल्कुल वही जो आपने सोल्यूशन पीछे किए हुए हैं। तो यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो आइदर c है 0, अगर c 0 हो जाता है फिर तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन की तरफ चला जाएगा, और अगर c नॉन ज़ीरो है तो फिर ये चीज़ जो है ये 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आ जाएगी। तो u ऑफ x जो है वो आपके पास 2c ओवर e पावर 2 दिस, ये आपके पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, ये इसका सोल्यूशन है। इसको देखते हैं जी, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये हमारे पास जैसे हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ये साइन अल्फा प्लस बीटा है, इसको खोल दें तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये भी सेपरेबल कर्नल ही बन रहा है, तो ये अब 2 बन जाएंगे बिल्कुल उसी पैटर्न पे। ये प्रॉब्लम भी हमने मेरा ख्याल है पीछे किया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा, डी ऑफ लैम्डा इस तरह से हल करेंगे, तो ये आपके पास जो है वो C1 और C2 आपस में इक्वल आ गए, रिपीटेड रूट्स आ गए हैं, तो वो C के इक्वल उनको पुट कर दिया है, तो ये सारा उसी पैटर्न पे सब्स्टिट्यूट है। ये सोल्यूशन आपने किए हुए हैं, इसलिए मैं इनको ऐसे जल्दी जल्दी गो थ्रू कर, तो ये आपके पास जो है वो सारी सब्स्टिट्यूशन के बाद it shows that 1 prime comes here। ये 1 प्राइम है। क्या हाल चाल है? हाफिज बिलाल आपको कीजिए कि क्या रूम की कोई मेरे की नहीं। ओके जी, तो हमारे पास जो है वो इस इक्वेशन का सलूशन जो है
तो ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन इस तरह से इसका बन जाएगा। ये फाइनली इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब सोल्यूशन चूँकि ये आपने पहले भी किए हुए हैं तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, इनको आप देखते जाएंगे। अच्छा जी, अब ये एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है जी। तो एग्जांपल नंबर 3 में यू ऑफ एक्स आपके पास हमने इसको अलग अलग कर दिया। इसको क्या किया जी, यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड फॉर सेपरेबल करना, ठीक है जी। तो C1 आपके पास ये आ जाएगा और C2 ये आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसी तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा। डिटर्मिनेंट लेके आपने इसको लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये अब यहाँ पे चूँकि f जर्नल फंक्शन है तो ये आपके पास f की वैल्यू C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो C1 ये आया है, C2 ये आया है, जैसे आप रिजॉल्वेंट कर्नल निकालते थे बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके पास ये सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर, ये अब सारे प्रॉब्लम आपने किए हुए हैं, इसमें कोई नई चीज़ मैं नहीं करवा रहा, इसलिए मैं इनको ऐसे जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास जो है वो अगेन दिस इज व्हाट, अब के ऑफ एक्स जो है वो पीस वाइज फंक्शन, 0 से y तक और y से पाई तक, तो ये डेफिनेटली दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 0 से ये y की बजाय x कर दिया है क्योंकि इस y से सेपरेट करना था उसको, ये ख्याल रखिए। 0 से x इसलिए कर दिया है, नहीं सॉरी, हाँ। तो आपके पास ये चूँकि y था तो उससे थोड़ा सेपरेट करना, ठीक है जी। ये आपका 0 से x, फिर x से पाई आ गया। फिर आपके पास जो है वो इनको आप सेपरेट करेंगे दोनों को, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। अब क्या है जी, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जी। अब हमारे पास ये है कि इसमें एक लिमिट जो है वो वेरिएबल है। पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें लिमिट कांस्टेंट थी दोनों साइड पे, नीचे भी ऊपर भी लिमिट जो थी वो कांस्टेंट थी। अब लिमिट वेरिएबल है तो यहाँ पे क्या यूज होगा जी, यहाँ पे आपके पास यूज हो जाएगा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जिसे आप एक लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल, वो यूज हो जाएगा। क्या होता है जी वो, अच्छा हाँ, इसको ज़रा गौर से, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इट्स ओके, आप देखें ये हमारे पास है लैम्डा। अब आपने कर्नल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कर्नल की वैल्यू आपके पास, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन थी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू थी कर्नल की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू। तो हमारे पास अब हुआ क्या, ये सेपरेट हो। अब हमने इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है वो डेफिनेटली बाहर निकाल ली। यहाँ पे साइन एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये जो ऊपर स्टेप किया है इसमें जो कर्नल की वैल्यू है वो उसने डिफरेंट पुट की है। 0 से x तक जब लिमिट है तो हमारे पास cos x sin y है, लेकिन जो पुट किया है वो cos y sin x है। हाँ, मैं नहीं डिफरेंट नहीं पुट की, बेसिकली क्या किया है, देखें ये लिमिट्स जो हैं हमारी वेरिएशन x में है, और है कहाँ से कहाँ तक, 0 से y तक, और फिर y से पाई तक। अब क्या किया है कि चूंकि इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y हो रही है तो लिमिट भी विद रेस्पेक्ट टू x की बजाय y में कन्वर्ट की है। बात समझ आ रही है? जब आप x को y में और y को x में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ x है वहाँ y रिप्लेस हो जाएगा, और जहाँ y है वहाँ x रिप्लेस हो जाएगा। तो सारे के सारे इस रिलेशन के अंदर आप देखें
ये 0 से इधर y इधर x लिखा है, तो ये 0 से लेकर x तक cos y और sin x लिया होगा, cos y और sin x, ठीक है। फिर ये जो आपकी लिमिट है ये y इधर y ले आएगा, इधर x ले आएगा, तो x से लेकर पाई तक y की वैल्यू और यहाँ पे cos x sin y कर देगा, ठीक है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि हमारी इंटीग्रेशन जो है वो विद रेस्पेक्ट टू y है, जबकि ये लिमिट्स जो हैं विद रेस्पेक्ट टू x हैं, तो हम इन लिमिट्स को भी विद रेस्पेक्ट टू y कन्वर्ट कर रहे हैं, तो x और y को रिप्लेस कर रहे हैं पूरे के पूरे रिलेशन में। जब इधर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये y की लिमिट्स थी, तो ये ये x की लिमिट्स थी, तो उनको y में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे भी डेफिनेटली cos x था तो cos y किया, sin y था तो cos x sin x किया, y की जगह x कर्नल के अंदर और x की जगह y रिप्लेस हुआ। बात क्लियर हुई है? यस सर। क्योंकि लिमिट जो है वो हमारी x की गिवन थी और हमें x की लिमिट्स चाहिए नहीं, हमें y की लिमिट्स चाहिए, तो वो डेफिनेटली फिर सारी रिप्लेसमेंट ठीक हो गया जी। अब जरा देखते हैं जी क्या है। टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है जी। इनको आप डिफरेंशिएट कर दें जी विद रेस्पेक्ट टू x। डी इसमें हमारे पास जो है वो बनेगा, इसको जब आप अच्छा ये थोड़ा सा पहले लेबनीज रूल समझ लें कि ये क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसको जरा क्लियर करें। आपके पास ये लेफ्ट साइड को देखें, आप डेरिवेटिव ले रहे हैं और साथ में इंटीग्रल है, इसमें आपके पास जो है वो देख लें कि आपकी लिमिट्स वेरिएबल हैं, अल्फा ऑफ एक्स और बीटा ऑफ एक्स, दीज आर वेरिएबल, और क्या है एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई है ये, ठीक है जी। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई है। अगर तो ये ऐसा होता है कि अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल हो, मतलब यहाँ भी x के लिहाज से होता, लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ी सी लिमिट में चेंज आती है कि एक लिमिट कांस्टेंट होनी चाहिए और एक वेरिएबल हो, तो फिर सिर्फ ये जो फंक्शन होता है यही आंसर आ जाता है। एक लिमिट कांस्टेंट, एक वेरिएबल, जिसके लिहाज से डेरिवेटिव उसी के लिहाज से इंटीग्रेशन, तो जस्ट आंसर जो होता है, जो इंटीग्रेंड होता है वही आ जाता है। लेकिन अगर डेरिवेटिव किसी और के लिहाज से है वेरिएबल के और इंटीग्रेशन किसी और के लिहाज से है, तो फिर ऐसा नहीं होता। फिर आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं और लिमिट पुट करते हैं। फिर पहले क्या करते हैं कि आप डेरिवेटिव को अंदर ले जाते हैं, डेरिवेटिव को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं और उसको ऑपरेट कर देते हैं। अब आप ये डेरिवेटिव अंदर ले आएंगे, इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, हाँ जी, डी ओवर डी। आप एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो ये क्या होता है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है जी। ये बनेगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, क्या होता है वो उस तरह से करते हैं हम इसको, नहीं इससे पहले जो है वो ऐसे नहीं करना चाहिए इसको, इसको लेट में ये बनता है जी आपके पास, ये फॉर्मूला मुझे याद है, मैं बताता हूँ आपको। असल में अच्छा, इसने पहले क्या किया है, पहले इसकी इसने इंटीग्रेशन कर ली है आई थिंक, हाँ जी।
ये फार्मूला लगा है जी। वो जो आप क्या तो उसे टोटल डिफरेंशियल का फार्मूला कहते हैं, वो क्या होता है? अगर आपके पास एक फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स वाई है, और आप उसका डी निकालते हैं, तो वो क्या बनता है? पार्शल एफ और पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल एफ और पार्शल वाई डी वाई बनता है। तो आप अगर उसको कर देते हैं डी एक्स से मल्टीप्लाई, तो वो पार्शल एफ और पार्शल एक्स डी वाई बन जाएगा, प्लस पार्शल एफ और पार्शल वाई डी वाई बन। अच्छा चले, पार्शल एफ और पार्शल वाई डी वाई। हाँ जी, ये वही ज़रा टोटल डिफरेंशियल वाला फार्मूला जो होता है। अगर आपको मैं लिख के कैसे, टोटल डिफरेंशियल का फार्मूला होता है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई है फंक्शन, तो आप उसको लिखते हैं, उसका डी लेते हैं टोटल डिफरेंशियल, तो वो होता है पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल एफ बाई पार्शल वाई डी वाई होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डी ओवर डी एक्स है, तो अगर हम डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये पार्शल एफ और पार्शल एक्स डी एक्स, ठीक है, और पार्शल एफ प्लस पार्शल एफ बाई पार्शल वाई डी एक्स फार्मूला। अच्छा चलें एक मिनट। अच्छा अभी मैंने क्या किया है जी, पार्शल एफ बाई हाँ जी, किसी के पास है, किसी के ज़हन में ये लेबनीज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? मेरे ज़हन में नहीं आ रहा अभी कैसे किया है इसको। एक्स पार्शल एफ, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो समझ आ गया। उसके बाद आपके पास देखिए, हाँ जी। अच्छा जी देखें, यहाँ पे इसके ऊपर आप ज़रा टोटल डिफरेंशियल अगर आप अप्लाई करते हैं, टोटल डिफरेंशियल अप्लाई करें और उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं। अच्छा पहले क्या किया है, पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स डी एक्स, ये वाली टर्म पे है, पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स। यहाँ पे डी वाई जो है वो ये वाला आ रहा है, और हाँ ठीक है, ठीक है। आपके पास अगर मैं एक मिनट एक पेज पे लिख के आपको उसकी स्नैपशॉट भेजता हूँ कि कैसे ये हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में स्नैपशॉट।
अच्छा जी, आप जरा व्हाट्सएप देखें अपना, आपको मैंने एक इमेज सेंड की है इसको सॉल्व करके। तो ये कुछ पहली टर्म उसमें क्लियर है, दूसरी को मजीद देखते हैं। दूसरी टर्म में हमारे पास है जी बेटे, ये कुछ समझ आई है इसकी जो स्टेप्स मैंने किए हैं? नहीं सर, इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। अच्छा देखें, आपके पास ये इमेज मैंने भेजा है, आ रहा है? चले आपके पास व्हाट्सएप में हो। देखिए ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई का, ठीक है जी। इसको स्मॉल एफ ही लें, सॉरी ये ऊपर मैंने कैपिटल एफ ले ली। तो अगर आप इसके ऊपर डी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल एफ बाई पार्शल वाई डी वाई। हमें चाहिए डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ। तो डी एक्स से मैंने दोनों साइड पे डिवाइड कर दिए इस रिलेशन को। तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ जो है वो बनेगा, ये डी एक्स से ख़त्म हो जाएगा और प्लस आपके पास पार्शल एफ बाई पार्शल वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, ठीक है जी। अच्छा अब आप ज़रा इसको देखें, यहाँ जी इसको ज़रा आप मज़ीद क्लियर करें। ये आपको पता है कि आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव लिख सकते हैं, लेकिन हर पार्शियल डेरिवेटिव को ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं लिख सकते। तो ये आप लिखें पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, इसको ऐसे छोड़ दें, इसको लिखें पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई और इसको कर दें पार्शियल वाई बाई पार्शियल एक्स। तो ये चेन रूल लग के ये आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स आ जाएगा। ये ज़्यादा आगे लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ज़रा मुझे बताएं यहाँ तक।
यानी कि उसको डी को पार्शियल में लिख दिया, पार्शियल वाई से कट गया और पार्शियल एफ बाई हाँ, पार्शियल जैसे एक्स आ गया। जैसे चेन रूल में होता है, तो ये आपके पास आ रहा है पार्शियल एफ बाई ओके पार्शियल एक्स, और ये भी उसी तरह से आपके पास पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स आ जाए। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास ये तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स ऐड हो जाना चाहिए। बेसिकली जब वो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद, ये तो इसी तरह से आ गया है ना, जैसे ये मैंने सॉल्व किया है, ये तो बिल्कुल इसी वे से ये वाली टर्म तो इट्स ओके है ना, क्योंकि जब इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो साथ में डी वाई है, तो ये पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स और डी वाई बन जाएगा। जबकि इसको वो बना रहा है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एफ एन टू वाई बना रहा है, एफ एन टू वाई बना रहा है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एफ वाई बना रहा है। उसने जो इंटीग्रेशन सॉल्व की है ना उसने, इसका मतलब यही है कि इसके ऊपर अभी इंटीग्रेशन रहने दी है और इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट कर दी है। तो ये बेसिकली कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई इनटू वाई बनता है। तो वो अपर लिमिट पुट करेंगे तो जो है वो बना दो, बीटा रिप्लेस कर दिया और लोअर लिमिट में अल्फा रिप्लेस कर दिया। अच्छा चलिए, ये फार्मूला मैं आपको ना क्लियर करूंगा, मुझे अभी इसका वो नहीं आ रहा। ये वेक्टर एंड टेंसर में भी है ये फार्मूला, मैंने पढ़ाया हुआ है लेकिन जहन में मेरे नहीं आ। तो ये लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन जो होता है, बहरहाल इसी वे में ये टैकल होना है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या। अच्छा जी, तो हमारे पास जो यू प्राइम ऑफ एक्स है वो इसी पैटर्न पे लैम्डा कॉज एक्स 0 से एक्स, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ये उसी पैटर्न पे यहाँ तक जो है वो फार्मूला हुआ। तो अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया है, तो कैसे बन रहा है जी? ये सिंप्लीफिकेशन करने से इतना ही आ रहा है, तो कैसे आ रहा है जी? जरा चेक करें। इसमें ये दो टर्म्स हैं जिनकी लिमिट 0 से x तक है, और ये दो टर्म्स हैं जिनकी लिमिट जो है वो ये दो टर्म्स हैं जिनकी लिमिट जो है वो पाई से x से पाई तक। ठीक है जी, इनमें वो दो में कन्वर्ट हुई है लैम्डा कॉज एक्स। सर ये फार्मूला तो नहीं यूज किया, वही जो होता है मतलब कोज ए कोज बी, और मतलब उसको फिर वो खोल देते हैं, मतलब खुले हुए को बंद किया है। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना आपको। सर वो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, लैम्डा टर्म साइन कैंसिल नहीं, वो नहीं है, लिमिट डिफरेंट है, तो टर्म जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रही। वो देखे ना, ये लैम्डा कॉज एक्स बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें ये लैम्डा कॉज एक्स है, लैम्डा कॉज एक्स इसमें और इसमें कॉमन है। कैसे कैंसिल कैसे हो रही है? सर जो फर्स्ट रो में लास्ट वाली कॉलम है और सेकंड रो में लास्ट वाली कॉलम है वो कैंसिल आउट हो रही हैं। ये हाँ जी सर, ये लिमिट से बाहर है, ये क्या लिमिट के अंदर है? हाँ ठीक हो, ओके ओके ओके, थैंक यू। वो हाँ जी बिल्कुल इस तरह से, जैसे ये टर्म लिमिट से बाहर है ना, मैं इसको लिमिट के अंदर समझ के बैठा था, सॉरी। ओके, तो वो ये फार्मूले में भी ये लिमिट से बाहर आ गई हैं दोनों टर्म, सिर्फ ये लिमिट के अंदर है। ठीक है जी, ये दोनों कैंसिल आउट होके आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव अगेन आप लेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास जो है वो सेकंड डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे, तो पहली टर्म का जो डेरिवेटिव है आपके पास, ये बेसिकली क्या होगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा है, क्या लगा है? फिर वही लेबनीज रूल लग गया।
फिर वही लेबनीज रूल ऑफ इंटीग्रेशन लग गए। तो ये आपके पास सेकंड जो है वो ये इस तरह से आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। 1 माइनस लेमडा को लेमडा स्क्वायर का नाम दे दिया है और यहाँ से आपके पास ये साथ में इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशन बना ली है, बाउंड्री कंडीशन बना ली। तो यहाँ से आपके पास ये इसका सलूशन निकाला है, बेसिकली u की वैल्यू ही निकालनी है। तो ये जब आप निकालेंगे कम्प्लेक्स रूट में तो u इज इक्वल टू c1 cos gamma x प्लस c2 sin gamma x आ जाएगा। तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के जैसे आप फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो ये उसी तरह से निकाले हैं और फिर वो ऑक्सिलरी इक्वेशन से कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जैसे लिखते हैं। तो ये आ गया आपके पास। अब आपने बेसिकली क्या किया है जी यहाँ पे, तो गैमा इज इक्वल टू n माइनस 1/2 कैसे निकाला है। if c2 is equal to 0 it will satisfy the given boundary condition if c2 is equal to 0। बाउंड्री कंडीशन क्या है जी, u of pi is equal to 0, u of pi is equal to 0, u of pi इसमें pi पुट करें ज़ीरो, इसमें आप पाई पुट करेंगे गैमा पाई और ये भी गैमा पाई इज इक्वल टू 0। C2 is equal to 0 और it is right in this one। ऐसे डायरेक्ट लिख दिया कैसे। अच्छा ये वो है सॉल्यूशन निकालना। नहीं इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इसको बेसिकली आप सॉल्व करेंगे। आप इसको डायरेक्ट ये लिखने की बजाय आप सॉल्व करें। आपको कंडीशन गिवन है u ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो आपके पास जो है वो गैमा को पहले देख लेते हैं कि गैमा क्या होगा। ये फ्रैक्शन में हो सकता है या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। गैमा के जो लेमडा है वो आइगन वैल्यू है, तो आइगन वैल्यूज जो होती हैं वो फ्रैक्शन में आ सकती हैं। जी सर आ सकती हैं वो मतलब हम कर लेते होते हैं उसको, मतलब उसको रूट्स को ही सॉल्व करना होता है तो वो फ्रैक्शन में भी होती हैं। हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि हम अगर इसका डायरेक्ट सलूशन निकालें इस इक्वेशन का इसका, तो हमारे पास ये बनेगा कॉस गैमा पाई C1 cos gamma pi प्लस C2 sin gamma pi इज इक्वल टू 0 और डेरिवेटिव लें तो ये बन जाएगा गैमा C1। हाँ ठीक है, जो दूसरी कंडीशन है ना उससे C2 0 आ रहा है। देखिए इसका आप डेरिवेटिव लें, u प्राइम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा C1 गैमा और माइनस साइन x माइनस C1 गैमा साइन गैमा x और प्लस C2 गैमा कॉस गैमा x। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, ये सारा 0 हो जाएगा, इधर सिर्फ C2 गैमा बच जाएगा। गैमा 0 हो नहीं सकता लिहाजा C2 0 होगा। तो दूसरी कंडीशन से जो है वो C2 0 आ जाता है। ये ऐसे इस तरह लिखा हुआ है कि जैसे इसमें डायरेक्ट लिख दिया। ये बेसिकली दूसरी कंडीशन से C2 0 आ रहा है। अब C2 0 आएगा तो ये हमारे पास u इज इक्वल टू C1 cos gamma x आ जाएगा। उससे आप ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे C1 की। तो C1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो बच जाता है u इज इक्वल टू C1 cos gamma x। तो उसमें आप कंडीशन पुट करें पाई की, तो u ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 C1 cos gamma पाई, ठीक है जी।
तो ये आपके पास आ जाएगा C1 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स cos gamma pi इज इक्वल टू 0। और cos gamma pi क्या आ जाएगा जी? cos gamma pi इज इक्वल टू 0 मीन्स gamma pi इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। एक वैल्यू नहीं आएगी, cos जहाँ जहाँ 0 होता है वो सारी वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस भी आ जाएगा साथ में। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 जो है वो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप उसमें से ये पाई n की वैल्यू है, तो आप गैमा पाई की वैल्यू से तो गैमा निकालना है, तो वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, पाई डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद हमने लिया क्या था? हमने लिया ये था कि 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू गैमा स्क्वायर हमने लिया था। तो हमने तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू पे वापस आना है। तो 1 माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू गैमा एन स्क्वायर। तो ये आपके पास आके यहाँ से लैम्डा एन की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो अब आपके पास क्योंकि लैम्डा की हर वैल्यू के लिए ये लैम्डा पहला रूट एन को 1 पुट कर दें तो पहला रूट आ जाएगा, पहली वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की जो आइगन वैल्यू है। एन को 2 पुट कर देंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, एन को 3 पुट कर देंगे तो तीसरी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसलिए लैम्डा एन लिख दिया। अब हर लैम्डा के लिए एक अलग से सोल्यूशन है, तो उसको सॉल्यूशंस को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा यू एन, यू की बजाय अब उसको नाम दे दिया यू एन का, क्योंकि लैम्डा की एन वैल्यूज आ रही हैं। C1n साफ ज़ाहिर है जब लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी चेंज होता जाएगा। इसको Cn लिखना चाहिए था, C1n की बजाय मेरा ख्याल है इसको Cn लिखना चाहिए था। cos gamma n x ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे gamma n की जगह पे आपके पास है n माइनस 1/2 x जो है वो आ जाएगा। ये आपके पास सारा जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा इस तरह से। ये एक आधा पॉइंट रह गया है इसमें, उसको हम देख लेते हैं। तो ये आगे एक्सरसाइज है, इसको आप देखेंगे जी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन है उसको देखेंगे। अब अच्छा ये देखें हमारे पास 2-3 सेक्शन इस चैप्टर के रह गए। 10.6 तक हमने करना है, आई थिंक 10.5 तक बताया था, 6 तक। जी सुने हैं मुझे आप? सर आइडिया नहीं है। आई थिंक 10.6 तक। तो 2 लेक्चर हमारे पास फर्दर हैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले। उनमें 2 सेक्शन तो आराम से हो जाएंगे, तीसरे सेक्शन की कोशिश करेंगे कि वो वाइंड अप हो जाए। अगर ना हुआ तो फिर हम प्रेजेंटेशन के बाद उनको 2 लेक्चर में या हार्डली 3 में प्रेजेंटेशन हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर आखिरी सेक्शन हम उसके साथ। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ये कोर्स हमारा जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो ठीक हो गया जी, ओके जी। व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी अटेंडेंस भेज दें। देन यू कैन लेफ्ट द ग्रुप। सर लास्ट लेक्चर से क्वेश्चन पूछना था। जी बिल्कुल पूछें। सर पेज नंबर 432 पे जो एग्जांपल 5 है ना, एक वो मिनट मुझे निकाल लेने दें, मुझे नहीं पता किधर है। कौन से पेज पे आप कह रही हैं? सर पेज 432 पे एग्जांपल 5। 432 जी यही है जी सर। जी सर इसमें फर्स्ट पेज पे तो ओके है जब हमने C1 और C2 कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट जब हमने यहाँ पर लास्ट पे जाके cos 3y और cos 2y का इंटीग्रेशन किया, वो वाला कॉन्सेप्ट के वहाँ पर z वाला फंक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और नेक्स्ट नीचे भी z फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है। सर वो थोड़ा सा बता दें। एक अच्छा, पहली बात तो इस बात का ख्याल रखें कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर अगर आप थ्रू आउट द इंटीग्रल वेरिएबल चेंज कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये पता है ऐसा क्यों किया हुआ है इसने? इसमें बेसिकली ये cos 3y
cos स्क्वायर वाई, तो ये cos 5y बन रहा है कहाँ से, 0 से पाई तक। इसको लिया है उसने, चेंज किया है। बेसिकली पता क्या कर रहा है वो, इसकी ना लंबी चौड़ी इसके ऊपर आप बेशक ये ना करें, आप इसके ऊपर लगा दें, कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा वालिस फार्मूला, जो रिडक्शन फार्मूला से डायरेक्ट आप उसको एक स्पेशल केस के तौर पर 0 से पाई तक लिमिट हो तो एक वालिस फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वो लगा दें, ये आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन इसने क्या किया है, इसको ऑड फंक्शन में, अगर आपके पास इंटीग्रेंड ऑड फंक्शन हो और लिमिट -a से +a तक हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये उसने ऑड फंक्शन और नीचे -a से a तक वाली लिमिट का क्राइटेरिया सेट करने के लिए इस तरह से चेंज कर दिया, और इसमें z का कोई अमल दखल नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। तो अगर आप उसको z में कन्वर्ट भी कर दें देन इट्स ओके, कि थ्रू आउट द इंटीग्रल आप कोई भी वेरिएबल नाम चेंज कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ना चाहिए कि ये cos 5y जो है वो sin 5 कैसे हो गए। यहाँ y लिखा रहने दें, इसमें कोई इशू नहीं है, z की बजाय आप y लिख दें तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये लिमिट्स कैसे चेंज हुई हैं और ये cos sin में कैसे आया है, तो इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आप इसको चेक कर लें कि ये कैसे आया है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास एक मिनट जी, ज़रा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये इसमें कन्वर्ट कैसे किया है। हाँ जी, ये था। आप अच्छा, ये आपके पास इधर देखें, मैंने बताया हुआ है। अच्छा, बेसिकली क्या किया है, ये देखें, ये वाली फार्मूला गिवन है कि साइन nx हो तो 0 से π/2 लिमिट हो तो ये आंसर होता है, 0 से पाई हो, cos के फंक्शन हो तो फिर ये होता है। ये सारे उसमें वाली फार्मूला भी गिवन है। अच्छा, ये ज़रा देख लेते हैं जी इसको कैसे किया। अब ये बेटे इंटीग्रेशन का सवाल है, मेरे भी हो सकता है इस वक्त एट द टाइम जेन में ना हो, लेकिन ये इंटीग्रेशन आपको आने तो चाहिए, ट्राई करें। अच्छा, इसमें देख लेते हैं कि इसने क्या किया है। अगर आप इसको y को अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करें ना, आप ये वाली अगर आप सब्स्टिट्यूशन करके देखें तो ये सब्स्टिट्यूशन की हुई है, z = y - π/2, यहाँ पे इसमें करके देखें अगर आप, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे z = y - π/2, ठीक है जी। when z = y - π/2, when y = 0 तो z की वैल्यू -π/2 आ जाएगी। when z = पाई तो y = पाई, z की वैल्यू +π/2 आ जाएगी। और cos z - π/2 क्या होता है जी,
माइनस साइन जी आ जाएगा, ठीक है। तो वो माइनस इधर बाहर चला गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन की हुई है। ये सब्स्टिट्यूशन करें बेसिकली ये इसलिए की है कि ये ऑड फंक्शन बन जाए, और ये हम डायरेक्ट ज़ीरो लिख लें। इसको आप बेशक सॉल्व कर लें, ये भी ज़ीरो आएगा रिडक्शन फार्मूला लगा के। तो लेकिन ये है कि उसमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना लिया। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर दें z इज इक्वल जी, इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूशन कर दें z इज इक्वल टू y माइनस पाई बाई 2, तो आपको ये इंटेग्रल मिल जाएगा। और इसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो वालिस फार्मूला, बल्कि वालिस फार्मूला नहीं कि अगर आपके पास इंटीग्रेंड ऑड फंक्शन है, लिमिट माइनस ए से ए है, तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो होता है। ये वाला फार्मूला लगा के ये ज़ीरो जी, समझ आ गई ये बात की? सर करके देखते हैं फिर आप। नहीं, करके आ जानी चाहिए। इसमें आप ये वाला जो इंटेग्रल है, इसमें y को सब्स्टिट्यूट करें z माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो व्हेन आपकी लिमिट ज़ीरो होगी तो आपके पास डेफिनेटली लिमिट माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। जब पाई लिखेंगे तो प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा। और कॉज थीटा माइनस पाई बाई 2 जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा के ऊपर। कॉज थीटा माइनस पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये वो वाला फार्मूला यूज होके फिर डायरेक्ट इसको ज़ीरो। और कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेज पे जो रिकर्शन फार्मूला, ये वाला फार्मूला भी बता दें, ये तो नहीं हमने किया हुआ। कौन सा? सर इसके नेक्स्ट पेज पे जो रिकर्शन फार्मूला लिखा हुआ है ये वाला, इसका दूसरा नाम वालिस फार्मूला भी है। और ये हो भी नहीं सकता कि आपने कैलकुलस में ये ना किया हुआ। कैलकुलस 2 में है ये बेटे, रिडक्शन फार्मूला भी इसे कहते हैं। साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन आप कैसे निकालते हैं, कॉज एन एक्स की कैसे निकालते हैं, सीकेंट एन एक्स की कैसे निकालते हैं। ये फार्मूला तो हो ही नहीं सकता कि आपने नाम पढ़ा। फार्मूला का नेम आई थिंक चेंज है, लेकिन रिडक्शन शायद हो उस टाइम। रिडक्शन फार्मूला भी इसको कहते हैं। रिडक्शन फार्मूला जब आप कहते हैं ना, सुन ले मेरी बात, रिडक्शन फार्मूला जब आप इसको नाम देते हैं तो उस वक्त ये लिमिट्स नहीं होती, आप इन जनरल सॉल्व कर रहे होते हैं। जब ये लिमिट्स आ जाती हैं तो फिर इसको रिकर्शन फार्मूला या वालिस फार्मूला कहते हैं। इसको वालिस फार्मूला भी इसको कहते हैं, WALLI। वालिस फार्मूला भी कैलकुलस में हो सकता है नाम हो। तो ये तो आपने डेफिनेटली किया होगा, इसको देख लीजिएगा, नो इश्यू। अब छोटी छोटी इंटीग्रेशन तो बेटे आप मेरे से ना समझें। ठीक है जी, आप व्हाट्सएप पे अपनी अटेंडेंस भेजें और क्विट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।